आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति के एक फर्जी राजनीतिक चाणक्य का। जी हाँ, और मैं फर्जी राजनीतिक चाणक्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से उनको लेकर एक मीडिया के बड़े वर्ग के द्वारा इस देश में एक माहौल बना के रखा गया लंबे समय तक कि उनसे बड़ा राजनीतिक का चाणक्य कोई नहीं है, जबकि उस राजनीतिक चाणक्य का जो अपना राजनीतिक उपलब्धि कुल इतना है कि उन्होंने कभी भी अपने दम पर अपने पूरे प्रदेश भर का चुनाव नहीं जीत पाया। जी हाँ, आप सब समझ गए होइएगा मैं किसका बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के क्षेत्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार चंद्र जी का। ऐसे अब उनका जो पार्टी था वो दो भागों में टूट गया है, तो अब एक एनसीपी अजीत पवार और दूसरा एनसीपी शरद पवार गुट बन गया है। तो मैं बात कर रहा हूं शरद पवार जी का, यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट का। दरअसल 4 मई को शरद पवार जी का एक इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार नीरजा चौधरी जी के साथ हुआ। उस इंटरव्यू में शरद पवार जी ने एक बड़ा खुलासा किया और उनके खुलासे से यह कयास लगाया जाने लगा, राजनीति में एक चर्चा होने लगा, एक राजनीति का नया बहस छिड़ गया कि क्या शरद पवार जी घर वापसी करने जा रहे हैं। जी हाँ, और अगर शरद पवार जी घर वापसी करने का मन बना लिए हैं तो फिर उद्धव ठाकरे का क्या होगा, जिस उद्धव ठाकरे ने अपने पिताजी के विरासत को ठुकराकर उनके विचारधारा को तिलांजलि देकर उस शरद पवार के साथ राजनीति कर रहे हैं, जिस शरद पवार के लिए बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि शरद पवार को मैं चिमटा से छूने लायक भी नहीं मानता हूं, और यही बात उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था। उस बाला साहब ठाकरे का पुत्र उद्धव ठाकरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण अपने पिताजी के, जिनके लिए कहा जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उस हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के असूलों के खिलाफ उनके विचारधारा को तिलांजलि देकर उस शरद पवार जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार चलाया और इस समय उनके साथ खड़ा हुआ है, जिनके लिए बाला साहब ठाकरे ने अनेकों अनेकों तरह के बयान दिए थे। लेकिन आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा सिर्फ और सिर्फ शरद पवार और उद्धव ठाकरे का करेंगे, और उद्धव ठाकरे का इसलिए करेंगे क्योंकि अगर शरद पवार घर वापसी कर लेते हैं तो उद्धव ठाकरे का हालात उसी तरीके का हो जाएगा, जैसा एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही स्थिति इस महाशय के लिए हो जाएगा। दरअसल उस इंटरव्यू में शरद पवार जी ने कहा कि 4 जून के बाद इस देश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी के साथ और मजबूती से जुड़ेंगे, और ऐसा भी संभव है कि कई क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस पार्टी में विलय भी हो जाए। जी हाँ, यह बात शरद पवार जी ने कहा है। तो राजनीति में एक बहस छिड़ गया कि क्या 4 जून के बाद शरद पवार के पास जो उनकी पार्टी बची हुई है, क्या उसका विलय कांग्रेस पार्टी में होगा। तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके का बयान शरद पवार जी ने दिया है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि शरद पवार गुट का विलय कांग्रेस पार्टी में हो जाए, क्योंकि इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण यह है कि शरद पवार जी को ऐसा लगने ही नहीं लगा, उनको पूरा भरोसा है कि जिस तरीके का माहौल पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने से बदला है, ऐसी बदले हुए माहौल में ऐसे फर्जी चाणक्यों के लिए राजनीति करना या अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा कर रखना संभव नहीं है। अगर उनको राजनीति में बने रहना है, अपने परिवार के लोगों को राजनीतिक में आगे बढ़ाना है, तो उनको किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी का सहयोग चाहिए, सहायता चाहिए, जिनका जमीन पे कार्यकर्ता हो, कैडर हो। और इस समय 2 ही ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका जमीन पे कैडर और कार्यकर्ता दोनों हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कांग्रेस पार्टी। लेकिन शरद पवार जी के लिए मुश्किल यह है कि उनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेना नहीं चाहती है। कोशिश बहुत किया है, शरद पवार जी लगातार इस बात की कोशिश में लगे रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनका समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए, लेकिन वह होता हुआ नहीं दिख रहा है।
उससे हताश होकर, निराश होकर अब शरद पवार जी ने यह बयान दिया है कि 4 जून के बाद बहुत से क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस पार्टी के साथ और निकटता बढ़ेगी और कई एक पार्टियों का विलय भी हो जाएगा, जिसमें से पहला पार्टी शरद पवार का एनसीपी गुट होगा। जी हाँ, क्योंकि अब शरद पवार जी का जो शारीरिक परिस्थिति है, उनका उम्र भी काफी हो चुका है, तो उनके लिए सक्रिय राजनीति करना संभव नहीं है और अपना पार्टी चलाना भी संभव नहीं है। और वो जिनको नेता बनाना चाहते हैं, जिसके वजह से उनकी पार्टी में टूट हुआ सुप्रिया सुले, उनके लिए तो शरद पवार जी से भी कठिन है पार्टी चलाना या राजनीति करना। अगर सुप्रिया सुले जी शरद पवार जी का बेटी नहीं होती तो संभवतः वह राजनीति में नहीं आ पाती, उनके बस की राजनीति नहीं है। अगर वह सांसद बनी है सिर्फ और सिर्फ शरद पवार जी की वजह से, लेकिन इस बार उनके लिए भी बड़ी कठिन समय है। जिस बारामती को शरद पवार जी का गढ़ माना जाता था, इस बार के चुनाव में उसी बारामती में शरद पवार जी का प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि इस बार बारामती में लड़ाई अपने परिवारों में ही है। एक तरफ सुप्रिया सुले खड़ी हुई है एनसीपी शरद पवार के गुट की तरफ से, तो दूसरी तरफ अजीत पवार जी की पत्नी एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से खड़ा है। यानी कि बारामती में नंद भौजाई के बीच में इस बार चुनाव हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं अजीत पवार जी शरद पवार जी के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बात का भरोसा शरद पवार जी को हो चुका है कि वह इस बार बारामती हार रहे हैं और यही कारण है कि वह किसी भी तरीके से वे चाह रहे हैं कि वो अपने पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर ले, जिससे उनकी जो बेटी है उनका राजनीतिक जीवन सुरक्षित हो और वह आगे राजनीति कर सके। जो शरद पवार जी 1999 में सिर्फ इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया था क्योंकि उनको सोनिया गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं था। जी हाँ, विदेशी मूल के महिला के विवाद पर शरद पवार जी ने 1999 में लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने 2 दोस्त तारिक अनवर और पीके संगमा के साथ मिलकर 3 लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एक नया पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाया था। तब से लेकर 2014 तक सिर्फ कुछ जिलों में चुनाव जीतकर शरद पवार जी इस देश के राष्ट्रीय राजनीति का चाणक्य बन गया था। इस देश का मीडिया उनको इस तरीके से पेश करता था राजनीति में जैसा कि उनसे बड़ा कोई राजनीतिक चाणक्य है ही नहीं भारत में। उस राजनीतिक चाणक्य का चाणक्य नीति 2014 के बाद दांव पे लगा हुआ है। अपने उस चाणक्य नीति को बचाने के लिए, अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अब शरद पवार जी उसी कांग्रेस पार्टी के शरण में जाने को तैयार है जहां से वो कभी निकले थे। और 1999 में तो इस समय से भी बेहतर नेता था कांग्रेस पार्टी के पास, परिस्थिति अच्छा था। इस समय तो 1999 से भी बदतर परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का नेता भी इस समय ऐसा है जिसका नेतृत्व आज का जो नया नेता है, जो युवा नेता है, वो भी स्वीकार करने को नहीं चाह रहा है। लेकिन शरद पवार जी का मजबूरी यह है कि शरद पवार जी उस राहुल गांधी के नेतृत्व को भी स्वीकार करने को तैयार है, जो अपने जीवन में 60 से अधिक चुनाव हार चुके हैं और अपने पार्टी को हरवा चुके हैं। अब शरद पवार जी को क्योंकि अपने बेटी के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करना है, तो उसको राहुल गांधी का भी नेतृत्व मंजूर है। अब वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बेहतर नेता है, उनका स्वीकार्यता 1967 में जो विपक्ष का नेता था उनसे भी अधिक है। उनका स्वीकार्यता 1977 में जो विपक्ष का नेता था मोरारजी देसाई, उससे भी अधिक है। यह बात शरद पवार कह रहा है, जबकि सबको पता है कि इस समय भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का स्वीकार्यता कितना है। इस देश का शायद कोई भी ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है जो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार है, सिवाय शरद पवार और उनके गुट का। और वो इसलिए क्योंकि शरद पवार जी का राजनीतिक पारी खत्म होने के दौर में है और उनका जो बेटी है जिसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, उनका राजनीतिक अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। देखना यह है कि क्या 4 जून के बाद यह हो पाता है या नहीं। और यह भी इस बात पे निर्भर करेगा कि 4 जून को कांग्रेस पार्टी का
राजनीतिक चुनावी परिणाम कैसा है। अगर उनका चुनावी परिणाम पिछले वाले चुनावी परिणाम से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा तभी यह भी संभव है, नहीं तो यह संभव भी नहीं है। हो सकता है कि एनसीपी शरद पवार गुट विलय कर ले, लेकिन बाकी कोई भी क्षेत्रीय दल इसके लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी पहले से मजबूत होता हुआ दिखाई देता है तो संभव है कि ये ऐसे क्षेत्रीय दल है जिनका राजनीतिक अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। जो छोटे छोटे दल हैं वह कांग्रेस पार्टी में अपने पार्टी का विलय कर दे। जिस तरीके से बिहार में पप्पू यादव ने किया, वो अलग बात है कि पप्पू यादव अपने पार्टी के विलय करने के बाद भी कांग्रेस में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अंतोगत्वा उनको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है उद्धव ठाकरे के लिए। जिस उद्धव ठाकरे ने अपने बरसों पुराने संबंध को सिर्फ इसलिए तोड़ लिया क्योंकि उनको शरद पवार ने मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया, वो भी किसके माध्यम से, उद्धव ठाकरे का ही जो एक बरबोला नेता है उनके पार्टी का प्रवक्ता संजय राउत के माध्यम से। मुख्यमंत्री बनने के लालसा में उद्धव ठाकरे ने अपने उज्जवल राजनीतिक भविष्य को एक ऐसे दलदल में फंसा लिया जहां से निकलना अब उद्धव ठाकरे के लिए संभव नहीं दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उनके पास तो इतना भी विकल्प नहीं है कि वह घर वापसी भी कर सके। शरद पवार के पास तो यह विकल्प भी है कि शरद पवार घर वापसी कर लेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे कहां जाएंगे? अगर शरद पवार कांग्रेस पार्टी में विलय कर लेता है अपने पार्टी का, तो फिर उद्धव ठाकरे के पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय कि वो भी अपने गुट का विलय कांग्रेस में कर ले और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के नेता के बजाय वो कांग्रेसी नेता कहलाना स्वीकार करे। शरद पवार तो कांग्रेसी है ही, उनको कांग्रेसी कहलाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए कांग्रेसी कहलाना किसी गाली से कम नहीं होगा। लेकिन जिस मोड़ पे उद्धव ठाकरे इस समय खड़े हैं उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। जैसे ही शरद पवार गुट का विलय कांग्रेस में होता है, उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से असहाय और विकल्पहीन व्यक्ति और पार्टी बन के रह जाएगा। सिर्फ एकमात्र विकल्प होगा कि वह अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में करे, क्योंकि उनके बस का भी पार्टी चलाना या राजनीति करना संभव नहीं है। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे का बेटा हो सकते हैं, लेकिन वह एक अच्छे राजनेता कभी नहीं हो सकते। जिस तरीके से राहुल गांधी राजीव गांधी का बेटा तो है, लेकिन वह कभी भी एक अच्छा राजनेता नहीं बन सकता है, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे भी है। वह एक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का बेटा हो सकते हैं, लेकिन वह एक अच्छा नेता कभी नहीं हो सकते। उनके बस का राजनीति नहीं है। इसलिए मेरा सवाल है कि शरद पवार तो घर वापसी कर लेंगे, वह उस घर में खुशी खुशी रह भी लेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे का क्या होगा? वो कहां जाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो अपना रास्ता हर तरफ से बंद कर लिया है। उनके लिए कोई विकल्प ही नहीं बचा है। देखिए क्या होता है 4 जून के बाद। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि जितने भी क्षेत्रीय छत्रप है जो मोदी विरोधी है, जो पिछले जून महीने में, जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, उनके पार्टी को रोकने के लिए एक तथाकथित फर्जी इंडी अलायंस बनाया था, उस इंडी अलायंस के जितने भी सहयोगी दल इस समय बचे हुए हैं, सभी के अंदर एक भयानक डर बसा हुआ है। वो सब के सब एक तरीके से खौफ में जी रहे हैं। वो सब यही सोच रहे हैं कि 4 जून के बाद उनका क्या होगा। और यह सवाल बड़ा है जिसका जवाब 4 जून को ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।